P3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, योर मोस्ट वेलकम। आइए आज हम लोग अध्याय 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय में हम लोग देखेंगे कि तापमान इस धरातल पर विविध रूपों को जन्म देता है। विश्व भर में तापमान का वितरण बड़ा विषम है। वायु गर्म होने पर फैलती है और भार में हल्की हो जाती है, जबकि ठंडी होकर भारी हो जाती है और सिकुड़ती है। वायु के भार में यही परिवर्तन वायु को जन्म देता है। वायु अपने भार के कारण वायुमंडल में दबाव उत्पन्न करती है और उसे ही वायुदाब या एयर प्रेशर कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात तापमान अधिक तो वायुदाब कम और तापमान कम तो वायुदाब अधिक। उष्णकटिबंधों में वायुदाब निम्न तथा शीतोष्ण कटिबंधों में वायुदाब उच्च रहता है। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार से पवनों के ऊपर उठने तथा नीचे झुकने की स्थिति को भी वायुदाब ही निश्चित करता है। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय दाब या एयर प्रेशर। आइए देखते हैं। वायुदाब वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परिघटना है। समुद्र तल से ये वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल में वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब या एयर प्रेशर कहते हैं। और इस प्रकार से वायु एक भौतिक वस्तु है जो कि विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है, न कि रासायनिक यौगिक। उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल या सागर तल पर क्षेत्रफल की इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहा जाता है। और इस प्रकार से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि सागर तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर भूमि पर औसत वायु 10,132 मिलीबार होता है। ऊंचाई पर जाने से वायु के विरल होने तथा तापमान घटने से वायुदाब भी कम होता चला जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके शरीर पर 112 किलोग्राम वायु का भार बना रहता है, जिसे हमारा शरीर अनुभव नहीं करता, क्योंकि शरीर पर वायुदाब समान एवं संतुलित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर हमें सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होने लगता है। वायुदाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है, जबकि इसे मिलीबार की इकाई में व्यक्त किया जाता है। वायुदाब ऊंचाई पर घटता है तथा भिन्नता रखता है। उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर चला। आगे हम लोग देखेंगे वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। आइए देखते हैं।
पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब तीव्रता से घटता है। वायु दाब की ह्रासमान दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार घटने की है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसकी गिरावट की दर बदल जाती है। आगे हम लोग देखेंगे वायु दाब का क्षैतिज वितरण। आइए देखते हैं। भूमंडल पर वायु दाब का क्षैतिज वितरण एक समान नहीं है, जिसे मानचित्र पर समान अंतराल से खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा ज्ञात किया जाता है। समदाब रेखाएं वह रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। वायु दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने, तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब को सागर तल के स्तर से घटा देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायु दाब की पेटियाँ। भूपटल पर निम्नलिखित वायु दाब की पेटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहली पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो एयर प्रेशर बेल्ट। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होती है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव एवं स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। इस कारण अत्यधिक तापक्रम के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं और इस कारण सदैव निम्न दाब बना रहता है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में हवाओं में गति न होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण इस पेटी को डोल्ट्रम शांत क्षेत्र, ए रीजन ऑफ काम कहा जाता है। धरातल से कुछ ऊंचाई के बाद पवन प्रवाह के कारण शांत वातावरण भंग हो जाता है। ये वायु दाब की पेटियां हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट। आइए देखते हैं। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च वायु दाब पाया जाता है और इसी भाग में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापक्रम रहता है। गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है। इसके बावजूद यहाँ उच्च वायु दाब होता है, जबकि नियमतः निम्न दाब होना चाहिए। स्पष्ट है कि इस पेटी का उच्च दाब तापक्रम से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित है। भूमध्य रेखा से ऊपर उठी हुई वायु तथा उपध्रुवीय निम्न दाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती हैं, जिस कारण इसका आयतन कम होने के कारण वायु दाब अधिक हो जाता है। इसी प्रकार यह उच्च दाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश या हार्स लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे तीसरी पेटी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट। आइए देखते हैं। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। वर्ष भर तापक्रम कम होने के कारण भी यहाँ निम्न वायु दाब मिलता है और इस प्रकार से स्पष्ट है कि इस कम वायु दाब का तापक्रम से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण
इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य कम वायु दाब का आविर्भाव होता है। आगे है चौथी पेटी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, जिसे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव अधिक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तापक्रम इतना कम हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु के फैलने का कारक कमज़ोर पड़ जाता है तथा ध्रुवों पर तथा समीप क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण वायुदाब स्वभावतः ऊंचा हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ उच्च वायुदाब तापजन्य होता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायुदाब की पेटियों का खिसकना, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियाँ स्थल तथा जल के स्वभाव में अंतर के कारण वायुदाब में दैनिक एवं वार्षिक परिवर्तन होते रहते हैं और इस प्रकार से दिन में 2 से 4 बजे तक अधिक तापक्रम के कारण न्यून दाब तथा सुबह 4 से 6 बजे तक न्यून तापक्रम के कारण उच्च दाब और इसी प्रकार स्थलीय भागों पर दिन में न्यूनतम वायु दाब तथा समीपी सागरों पर उच्च वायु दाब होता है। रात्रि में इसके विपरीत स्थिति होती है। यदि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर होती तो वायु दाब की पेटियों की स्थिति भिन्न होती, लेकिन सूर्य के उत्तरायण के समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, जिस कारण ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी के अतिरिक्त सभी वायु दाब पेटियां उत्तर की ओर सरक जाती हैं और इसके विपरीत शीतकाल में सूर्य के दक्षिणायन के समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी होती हैं और इस प्रकार से सभी वायु दाब की पेटियां दक्षिण की ओर सरक जाती हैं। इनकी सामान्य स्थिति केवल 21 मार्च व 23 सितंबर को होती है, जबकि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। शीतकाल में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षीण हो जाता है, लेकिन सागरीय भागों पर बना रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाता है। समदाब रेखाएं प्रायः अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे समुद्र तल वायु दाब का विश्व वितरण। आइए देखते हैं। और इस प्रकार से इससे निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिसमें पहला है विषुवत वृत्त के निकट कम वायु दाब पाए जाने के कारण यह निम्न अवदाब क्षेत्र या इक्वेटोरियल लो कहलाता है। नेक्स्ट है 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे है 60 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। और आगे है वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं हैं, ये उत्तर दक्षिण खिसकती रहती हैं। शीत ऋतु में ये पेटियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। और आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। आइए देखते हैं। वायुमंडलीय दाब की भिन्नता के कारण जो पवन गतिमान होती है उसे वायु कहते हैं। वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। धरातलीय घर्षण पवनों की गति पर प्रभाव डालता है।
धरातल पर क्षैतिज पवनों पर मुख्य रूप से निम्न 3 बलों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है दाब प्रवणता घर्षण बल, दूसरा है कोरियालिस बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। देखेंगे दाब प्रवणता बल। आइए देखते हैं। वायुमंडल में वायु दाब की भिन्नता जिस बल को जन्म देता है उसके दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। अधिक दाब प्रवणता दर्शाने के लिए समदाब रेखाएं पास पास तथा कम दाब प्रवणता के लिए दूर दूर। आगे है घर्षण बल। आइए देखते हैं। घर्षण बल जिस प्रभाव या कह लीजिए घर्षण बल जिसका प्रभाव धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, पवनों की गति पर प्रभाव डालता है। सागर तल पर घर्षण बल का प्रभाव न्यून होता है। कोरियालिस बल। आइए देखते हैं। कोरियालिस बल पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जो पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, जिसे कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण से सीधा अनुपात में बढ़ता है और इस प्रकार से दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा और इस प्रकार से विषुवत वृत्त में यह शून्य हो जाता है। विषुवत वृत्त पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जन्म नहीं लेते हैं। देखेंगे वायु दाब व पवनों का वेग और दिशा उनके उत्पन्न करने वाले बलों पर निर्भर करती हैं। वायुमंडल में भूतल से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पवनें धरातलीय घर्षण से मुक्त रहती हैं और इस प्रकार से ये समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। इन्हें भूविक्षेपी या जियोस्ट्रॉफिक पवन कहते हैं। भूविक्षेपी पवन है। निम्न दाब के चारों ओर घूमती हुई पवनों की आकृति को चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। उच्च वायुदाब के चारों ओर घूमती वायु को प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन कहते हैं और इस प्रकार से चक्रवात और प्रतिचक्रवात में दोनों गोलार्धों में पवनों की दिशा भिन्न होती है। लोग देखेंगे वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। आइए देखते हैं। भूमंडलीय पवनें अपना प्रारूप निम्न कारकों के अनुरूप ग्रहण करती हैं, जिसमें पहला है वायुमंडलीय तापमान में अक्षांशीय भिन्नता, दूसरा है वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, तीसरा है वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरणों के साथ विस्थापन, आगे है महासागरों एवं महाद्वीपों का। और इस प्रकार से आगे चलते हैं और आगे है पृथ्वी का घूर्णन। और इस प्रकार से वायुमंडलीय पवनों का प्रवाह प्रारूप ही वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहलाता है, जो महासागरीय जल को गतिमान बनाता है। वायुमंडल का सरलतम सामान्य परिसंचरण है। ठीक, आगे देखेंगे कि उच्च सूर्यतप तथा निम्न वायुदाब क्षेत्र, जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, जो क्षोभ मंडल की 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़कर ध्रुवों की ओर बढ़ जाती है और इस प्रकार से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर वायु एकत्र हो जाती है। पहुंचकर वायु ठंडी हो जाती है और इस प्रकार से विषुवत वृत्त के दोनों ओर बहने वाली पवनें
उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती हैं और इस प्रकार से इसके विपरीत पवन संचार को कोष्ठ या सेल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इन्हें हेडले कोष्ठ या हेडले सेल कहा जाता है। धरातल पर इन पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। इसे फैरल कोष्ठ कहते हैं। ध्रुवों पर यह ध्रुवीय कोष्ठ कहलाता है। और आगे है, महासागरीय पवनों को ऊर्जा और जलवाष्प प्रदान करते हैं। पवनें महासागरों की धाराओं पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। आइए मौसमी पवनें या कह लीजिए सीजनल विंड्स का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। धरातल पर मौसम बदलने से तापन, वायुदाब तथा पट्टियों के खिसकने की प्रक्रियाएं होती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसून पवनें इसका उदाहरण हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि पीरू तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो घटना कहलाती है। प्रशांत महासागर में वायुदाब का परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। एल नीनो और दक्षिणी दोलन की संयुक्त घटना ENSO या एनसो कहलाती है। जिस वर्ष ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व स्तरीय मौसम में भारी उलटफेर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्थानीय पवनें। भूतल का उष्णन और शीतलन में भिन्नता होने से स्थानीय पवनें उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखेंगे हम लोग स्थल व समुद्र समीर। आइए देखते हैं। दिन में स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से हवाएं आने लगती हैं। इन्हें समुद्र समीर कहते हैं। और इस प्रकार से रात्रि में ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है, अतः पवनें स्थल से सागर की ओर चलती हैं, जिन्हें स्थल समीर कहते हैं। चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे, ये है समुद्र समीर, ये है स्थल और ये है समुद्र। दिन में स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है और जब गर्म हो जाता है तो टेम्परेचर अधिक हो जाता है। यहाँ तापमान कम रहता है। यहाँ उच्च वायुदाब, यहाँ निम्न वायुदाब। हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिसको समुद्र समीर कहते हैं। और आगे है स्थल समीर। रात्रि में जो है स्थल वाला भाग जल्दी ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा होने के कारण स्थल पर उच्च वायुदाब बन जाता है और समुद्र का पानी गर्म रहता है। गर्म होने की वजह से यहाँ पे निम्न वायुदाब, स्थल पर उच्च वायुदाब, हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिसे स्थल समीर कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पर्वत व घाटी पवनें। आइए देखते हैं। दिन के समय पर्वतीय ढाल गर्म हो जाने से हवाएं ढाल के साथ ऊपर उठ जाती हैं, जिनका स्थान लेने के लिए घाटी की ओर से पवनें आती हैं, जिन्हें घाटी पवन कहते हैं। और इस प्रकार से रात में पर्वतीय ढाल ठंडे तथा घाटी गर्म होती है, अतः पर्वत की ओर से पवन घाटी की ओर चलती है, जिसे पर्वत पवन कहते हैं। माध्यम से ही बताया गया है पर्वत तथा घाटी समीर के बारे में। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायु राशियाँ या एयर मास। आइए देखते हैं। वायु के लंबी अवधि तक किसी समांगी क्षेत्र पर बने रहने से वह उस क्षेत्र के गुण धारण कर लेती है। तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली
यह वायु राशि कहलाती है। वह समांग धरातल जिस पर वायु राशियों का जन्म होता है वायु राशि का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, तीसरा है उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत शीत महासागर, आगे है उच्च अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप, आगे है स्थायी रूप से बर्फ से ढके अंटार्कटिक और आर्कटिक महाद्वीप। और इस प्रकार से इसी के आधार पर वायु राशियों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि EMT, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय CT, तीसरा है ध्रुवीय महासागरीय EMP, चौथा है ध्रुवीय महाद्वीपीय CP, पांचवा है महाद्वीपीय आर्कटिक CA। और इस प्रकार से ध्रुवीय वायु राशियाँ शीतल तथा उष्ण वायु राशियाँ गर्म होती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे वाताग्र या फ्रांट्स। आइए देखते हैं, दो वायु राशियों के मिलन के मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र या फ्रांट कहते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। वाताग्र निम्न प्रकार का होता है। वाताग्र देख रहे हैं, कोष्ण वायु है, शीत वायु है, उष्ण वाताग्र। ये है शीत वायु है, कोष्ण वायु है, शीत वाताग्र। ये देख रहे हैं, ये शीत वायु है, कोष्ण वायु है, शीतल वायु है, यहाँ शीत वाताग्र और यहाँ उष्ण वाताग्र। ठीक इस प्रकार से चित्र के माध्यम से उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र तथा अधिविष्ट वाताग्र का खड़ा परिच्छेद के बारे में समझाया। और आगे है शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। और इस प्रकार से शीतल और भारी वायु द्वारा वाताग्रों को ऊपर ढकेलने पर शीत वाताग्र बनता है। गर्म वायु राशि के ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ने से उष्ण वाताग्र बनता है। वाताग्र के स्थिर होने पर उसे अचर वाताग्र कहा जाता है। और इस प्रकार से वायु राशि के धरातल से ऊपर उठ जाने की स्थिति अधिविशिष्ट वायु राशि कहलाती है। हम लोग देखेंगे वही रूष्ण कटिबंधीय चक्रवात या कह लीजिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आइए देखते हैं, ये वायु प्रणालियाँ जो चक्करदार रूप में उष्ण कटिबंध से दूर मध्य अक्षांशों में विभक्त होती हैं वही रूष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाती हैं। इनके प्रवाही क्षेत्रों में मौसम बदल जाता है तथा मेघ बनने से वर्षा हो जाती है। इनकी उत्पत्ति ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ होती है। और ये शीतल वायु है, ये शीतल वायु है। ठीक, ये मानचित्र के माध्यम से बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताया गया है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से अस्पष्ट वाताग्र प्रणाली होने के कारण भिन्न होती हैं। इनकी उत्पत्ति जल थल दोनों स्थानों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मात्र जल पर ही उत्पन्न होते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पवनों के वेग के कारण अधिक विनाश करते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आइए देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उष्ण कटिबंध में महासागरों में होती है। ये आक्रामक तूफान बनकर विनाश करते हैं। ये तटीय क्षेत्रों की ओर झपटकर तूफान और वर्षा से विनाश करते हैं,
विध्वंसक प्राकृतिक आपदा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हिंद महासागरों में चक्रवात, अटलांटिक महासागरों में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर बिली ब्लीज कहलाते हैं। इस प्रकार से इन चक्रवातों की उत्पत्ति और विकास में निम्न परिस्थितियां सहायक होती हैं, जिसमें पहला है बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। दूसरा है कोरियालिस बल का होना। तीसरा है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। चौथा है कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना। पांचवा है सागरीय तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशक ऊर्जा कपासी मेघों से प्राप्त करते हैं तथा सागरों से लगातार आर्द्रता पाकर प्रबल तूफान बन जाते हैं। चक्रवात सागर तटों को पार करके स्थल पर पहुंचते हैं, जिसे लैंडफॉल कहा जाता है, और इस प्रकार से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाले ये चक्रवात महाविनाशक होते हैं। पूर्ण विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चारों ओर प्रबल सर्पाकार पवनें घूमती हैं। इसके केंद्र को आँख या आई कहते हैं। इनका व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकता है और इस प्रकार से चक्रवात का अक्ष क्षेत्र शांत होता है। इसके चारों ओर प्रबल वृत्ताकार पवनों का आरोहण होता है जो क्षोभ सीमा तक जाता है। इस क्षेत्र में पवनों का तीव्र वेग रहता है, जिनकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। ये पवनें मूसलाधार वर्षा को जन्म देती हैं, जिनका व्यास 600 से 1200 किलोमीटर के बीच। परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ती है। ये चक्रवात तूफान बनकर निम्न तटीय क्षेत्रों को जल में डुबा देते हैं। बाद में ये स्थल पर पहुंचकर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तड़ित झंझावात टॉर्नेडो, थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज। आइए देखते हैं। स्थानीय क्षेत्रों में जन्म लेने वाले भयंकर तूफान तड़ित झंझावात टॉर्नेडो कहलाते हैं। इनका प्रभाव छोटे क्षेत्र पर तथा कम समय तक रहता है और इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति प्रबल संवहन की क्रिया के फलस्वरूप होती है। ऊंचाई पर पहुंचने पर इनका तापमान शून्य रह जाता है, जिसका परिणाम ओलावृष्टि के रूप में देखा जा सकता है। कम नमी के परिणाम स्वरूप ये धूल भरी आंधियों को जन्म देते हैं और इस प्रकार से भयानक तड़ित झंझा की आक्रामक पवन हाथी की सूंड की तरह सर्पाकार घूमकर भयंकर विनाश उत्पन्न करती है और इस प्रकार से यही विनाशकारी परिघटना टॉर्नेडो कहलाती है। सागर तल पर ये जल स्तंभ उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से इन तूफानों से वायुमंडलीय ऊर्जा के वितरण में भिन्नता उत्पन्न होती है। ये तूफान स्थितिज ऊर्जा व ताप को गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडल पुनः शांत हो जाता है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 10 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।